हेलो दोस्तों, कॉटेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हमारे एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो है इंडियन हिस्ट्री का सीरीज। इंडियन हिस्ट्री हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में ये इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। और इंडियन हिस्ट्री सीरीज़ इसीलिए हम शुरू करने वाले हैं। हमारे सभी दोस्तों को इस लेक्चर में स्वागत है। आज से हम इंडियन हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ाएंगे, वो है इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज़। इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ये एक ऐसा चीज़ है जिससे काफ़ी बार काफ़ी सवाल पूछा जा चुका है सब एग्ज़ाम्स में, और आगे भी ऐसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी सवाल यहाँ से भी आ सकते हैं। इसीलिए हम इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम हर रोज़ 2 या 3 वाइस रॉयज़ के टेन्योर में क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ है उसे डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमारा जो पहला गवर्नर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने ही यहाँ पे जो जड़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की वो गाड़ दिया। कैसे? उनका काम शुरू हुआ 1757 में, जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। उसमें उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला थे बंगाल का नवाब, और उन्हें रॉबर्ट क्लाइव ने परास्त किया, लेकिन वो भी धोखे से। ये एक चीज़ आपको समझनी है कि उन्होंने धोखे से परास्त किया, क्योंकि उनका ही मतलब सिराज का ही एक सेनापति जो था मीर जाफर, उन्होंने सिराज से विश्वासघात किया। सिराज से विश्वासघात करके उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लड़ाई जीतने में बहुत सहायता किया है, और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जड़े गाड़ दिया। तो इसी तरह से हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य का जो भित्त है, जो नींव है, उसका जन्म हुआ है, और उसका जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के ज़माने में और क्या क्या हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्होंने 1743 में इंडिया में आए, और उसके बाद उन्होंने, अब वो तो थे सिविल सर्वेंट, फिर बाद में उन्होंने मिलिट्री सर्विस भी ज्वाइन किया है। उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया था मिलिट्री सर्विस में, और प्लासी के युद्ध जीतने के बाद उन्होंने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सूचना किया 1765 में। ये साल आप जल्दी से अपने नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि 1765 में डुअल गवर्नमेंट चालू हुआ था बंगाल में, और उसे किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बस इतना ही था। अब चलते हैं हमारे दूसरे गवर्नर जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव के बाद। वॉरेन हेस्टिंग्स का टेन्योर है 1772 से 1785। 1772 में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स एज अ गवर्नर उन्होंने ज्वाइन किया है बंगाल को एज ए गवर्नर। लेकिन एक यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, और रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उससे ये जो गवर्नर का जो पोस्ट था,
बंगाल का गवर्नर का जो पोस्ट था उसे ही अब जाना गया एक नए पोस्ट के हिसाब से, वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल से वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और वो किस एक्ट के बदौलत हुआ? वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बदौलत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बदौलत। मतलब यहाँ से दो सवाल पूछा जा सकता है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट से बना? तो हमें ये बताना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ से दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ? तो बताया जाना पड़ेगा कि 1773। यहाँ से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो बंगाल का गवर्नर कौन था? या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था? तो हमें क्या बताना पड़ेगा? वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा में क्या बोला गया है कि गवर्नर उन्होंने 1774 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में जो डुअल सिस्टम चल रहा था, अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने बंगाल में 1765 में डुअल गवर्नमेंट का सूचना करते हैं, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम का एबोलिशन किया। मतलब 1774 ये साल आपको फिर से याद रखना पड़ेगा। 1774 में हुआ था एबोलिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, और ये किसने किया है? वारेन हेस्टिंग्स ने। मतलब फिर से दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1774 में जो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 1774 में उन्होंने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश किया था। यहाँ से एक पिछला स्लाइड से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि डुअल गवर्नमेंट है वो कब आई, मतलब किस साल में उसका सूचना हुआ? तो 1765 में। और कब एबॉलिश हुआ? 1774 में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले स्लाइड की ओर। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही रोहिल्ला वार हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1774 में रोहिल्ला वार हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में। और 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। देखिए मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में जो ट्रीटी हुआ था, जो संधि हुआ था, वो हुआ था पुरंदर का संधि। पुरंदर का संधि कब हुआ था? 1776 में। मतलब यहाँ से दो सवाल और पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पे बताया जाना पड़ेगा कि 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुआ था अंग्रेज़ों और मराठा के बीच। ठीक है, तब वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तब इंडिया के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये दो सवाल पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं नए टॉपिक की ओर। देखिए ये एक नया टॉपिक है, कोड ऑफ जेंटो लॉज। देखिए ये एक लॉज का एक एक्ट, ये लॉज आए थे ये संस्कृत में ही। ये ताज्जुब की बात है, जो संस्कृत में ही ये लॉज आए थे 1776 में, जेंटो लॉज जिसे कहा गया है। और ये किसके टाइम में हुआ? ये भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, मतलब ये पूछा जा सकता है कि कोड ऑफ जेंटो लॉज किसके टाइम में पास हुआ था? कोड ऑफ जेंटो लॉज पास हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1776 में। और ये लॉज किस भाषा में आए थे? ये लॉज संस्कृत भाषा में आए थे। कोड ऑफ जेंटो लॉज संस्कृत भाषा में आए थे और वो पास हुआ था 1776 में। ठीक है, फिर चलते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो पुरंदर का संधि है 1776, उसी के बाद ही एंग्लो मराठा वार भी स्टार्ट हो जाता है 1776
में ही एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो जाता है। और ये भी किसके टाइम में हुआ? ये भी हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। मतलब ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स जी का टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इसमें जो आप बार बार इस वीडियो को देखिए पॉज करके, और सारे पॉइंट्स को आप है ना एक नोटबुक में जॉट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ट्रीटी ऑफ सलवाई किसके बीच में होता है? वो अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में ही साइन होता है। वो उसका साल कितना है? 1782। मतलब 1782 में अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच ट्रीटी ऑफ सलवाई का संधि जो है वो साइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ एंग्लो मराठा वार, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1776 से 1782 तक चला था, वो एंग्लो मराठा वार एंड ट्रीटी ऑफ सलवाई दोनों ही कब साइन हुआ? और ट्रीटी ऑफ सलवाई 1782 दोनों ही किसके टाइम में हुआ? दोनों ही हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हर एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके किसके टाइम पे साइन किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में साइन किया गया। मतलब ये पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया है 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, अंग्रेज़ों और मैसूर में टीपू सुल्तान के बीच सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। और वहाँ पे भी टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में जो संधि होता है जिसे मैंगलोर का ट्रीटी कहा जाता है, और वो साइन हुआ था 1785 में। मैंगलोर का संधि 1785, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वार है 1780 से 1784 तक। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1785 ये किसके टाइम में हुआ? ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ। मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम में देखिए जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी हुआ है और यहाँ पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ है। तो आपको ये दोनों डिस्टिंग्विश करके अच्छे से याद रखना है कि एंग्लो मराठा वार में क्या संधि हुआ था। वहाँ पे हुआ था 1782 में सलवाई का संधि। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और वो कब होता है? 1785 में। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का आप सन आपको बताना है 1780 से 1784, और सभी कुछ हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। ठीक है, और एक पॉइंट बाकी रह गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक रिफॉर्म्स है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल रिफॉर्म भी किया था। और क्या जुडिशियल रिफॉर्म था? वो था कि जो दीवानी एंड फौजदारी अदालत है, दीवानी और फौजदारी का जो अदालत है, उन्होंने उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्थापित किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालत स्थापित किया है किसने? और ये है वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और उन्होंने सदर दीवानी और निजामत अदालत कहाँ पे स्थापित किया? उन्होंने सदर दीवानी एंड निजामत अदालत स्थापित किया है कलकत्ता में। मतलब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी उन्होंने दीवानी और निजामत अदालत स्थापित किया है। एंड जो उनका सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत था वो कहाँ पे स्थापित किया? वो स्थापित किया गया है कलकत्ता में। तो यही सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आज के लिए